नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाक त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में जिस जहांगीर की एक वक्त में तूती बोला करती थी, उसका ऐसा दबदबा था कि किसी की उसके सामने जुबान खोलने की हिम्मत नहीं होती थी। उसके प्रतिद्वंदी प्रचार करने से डरते थे। आज वो पुष्पा मैदान छोड़कर भाग गया है। जी हां, फलता का पुष्पा झुक गया है। फलता में चुनाव से पहले ही मैदान छोड़कर भाग चुका है जहांगीर। उसने कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेगा। फलता में रीपोलिंग होनी थी क्योंकि वहां हिंसा की खबरें आई थी। उसके बाद चुनाव रद्द कर दिया गया था, लेकिन ठीक पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया। अपने चुनाव प्रचार के दौरान वो बार बार बता रहा था कि वो पुष्पा है, वो फ्लावर नहीं फायर है और पुष्पा किसी के सामने झुकता नहीं। अब जरा देख लीजिए कि क्या हालत है कि 21 मई को फलता सीट पर दोबारा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले खुद को सरेंडर कर दिया है। खुद ही वहां से भाग खड़ा हुआ है। पार्टी के दफ्तर में ताला लगा हुआ है। प्रचार तो छोड़िए, वो कहीं नजर भी नहीं आ रहा था, लेकिन आखिरकार आज जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा बताया कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। अब जाहिर सी बात है, ये तो नहीं कहा कि मुझे डर है और मैं झुक रहा हूं, लेकिन इसकी वजह उन्होंने जो घिसी पिटी होती है आमतौर पर जब कोई ऐसे सरेंडर करता है, गिनवाता है, वही कमोबेश गिनवाई। लेकिन सीधे सीधे साफ है कि वो जहांगीर जो खुद को पुष्पा कहता था, खुद को फायर समझता था, उसका दबदबा ऐसा था कि लेफ्ट के उम्मीदवार प्रचार आज कर रहे थे। कहते पहली बार प्रचार करने इस इलाके में इतने खुलकर निकल पाए हैं, क्योंकि जहांगीर के सामने तो प्रचार करने की हिम्मत भी नहीं होती थी। वहां पर उसका ऐसे नेक्सस काम करता था। तो जरा सोच के देखिए कि उस इलाके से आखिरकार जहांगीर की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि चुनाव प्रचार तो छोड़ दीजिए कि वो चुनाव में लड़ भी सके। उसने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। फलतार भूमिपुत्र আমি চাইবো ফলতা শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক এবং ফলতায় আরও বেশি বেশি উন্নয়ন হোক। তাই সোনার ফলতা হোক, এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপোল আছে, সেই রিপলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। तो जरा देख लीजिए दबंग जहांगीर किस तरह से अब दुबका हुआ नजर आ रहा है। और बॉडी लैंग्वेज देखिए कि वहां पर चुनाव प्रचार के दौरान में जिस तरह से डंकी की चोट पे कह रहा था कि ये मेरा इलाका है, यहां मैं झुकता नहीं हूं। जो दबदबा, जो रसूख था वहां पर। अभिषेक बनर्जी कैसे एक टेंटेड आदमी की पूरी वकालत करते थे और पूरी सभाओं में जाके कहते थे कि अगर इसे कुछ हुआ तो देख लेंगे। तो आज उस जहांगीर की हालत देख लीजिए। फलता में चुनाव छोड़कर भागने को मजबूर हुआ और मुख्यमंत्री शुवेंदु ने क्या कुछ रिएक्शन दिया है, वो भी बड़ा दिलचस्प है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया। टीएमसी खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, पूरा खत्म, खत्म, पूरा खत्म। टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया। टीएमसी खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, पूरा खत्म, खत्म, पूरा खत्म। चलिए, तो शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं खत्म, पूरा खत्म, टीएमसी टाटा बाय बाय हो गया। जरा सोच के देखिए, डायमंड हार्बर, ये वो पूरा का पूरा इलाका जहांगीर का गढ़, फाल्टा की फॉल्ट लाइन जिसे कोई नहीं भेद पाता था, जिसमें घुसने की सिस्टम यानी पुलिस अधिकारी भी हिम्मत नहीं करते थे। वहां से अगर जहांगीर को, उस दबंग को छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है, तो सोच सकते हैं कि क्या कुछ डर है और किस तरह से पूरी मशीनरी, पूरा सिस्टम जो है सरकार के साथ सिंक में आ गया है। और शुवेंदु अधिकारी ने आज जब अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे फाल्टा में, वो बीजेपी के कैंडिडेट के लिए, तो उस पूरे अपने लंबे रोड शो के दौरान जब कहा गया कि भाई याद कीजिए पुष्पा तो झुकने से मना कर रहा था, तो उन्होंने चुटकी किस तरह से ली, जरा वो भी सुन लीजिए। সরে তো আপনাকে মানুষ দিত 21 তারিখ। আপনাকে যিনি গাছে তুলেছিলেন মাননীয় ভাইপো, তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই রে, ভাইপো বাবুর দেখা নাই। তাই পুষ্পা বলেছিল ঝুঁকেগা নেহি। পুষ্পা আজকে বলছে আমি পগার পার, আমি নির্বাচনে লড়ছি না।
करें कि भाईपो कहाँ हैं, यानी कि अभिषेक बनर्जी कहाँ हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। यही अभिषेक बनर्जी थे जब चुनाव प्रचार में, जब चुनाव हो रहे थे उससे पहले किस तरह से जहांगीर के साथ डटकर खड़े हुए थे। जहांगीर के खिलाफ जब मामले सामने आ रहे थे, आरोप लग रहे थे, सवाल उठ रहे थे, तो उस जहांगीर के समर्थन में ऐसे आए थे कि देख लेंगे सबको, धमका रहे थे, डरा रहे थे। जहांगीर की दबंगई के बल पर पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा नेक्सस जो है वो भाईपो का चलता था। तो आज भाईपो के लिए भी पूछा कि कहां है वो, और साथ ही साथ यहां पर सीधा बताया कि पुष्पा आखिरकार झुक गया, निर्वाचन से भाग गया। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, सलिल भट्टाचार्य जी हैं हमारे साथ, पूर्व एसपी बंगाल पुलिस के। उनसे हम जानेंगे कि आखिर कैसे, किस तरह से टीएमसी की सरकार पे बंगाल पुलिस का सिस्टम कैसे क्रिपल हो गया, कैसे पॉलिटिकल क्रिमिनो पुलिस नेक्सस जो था उसने पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया। साथ में हमारे साथ सौरभ सिकंदर हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, शुदाशील घोष हैं, एडिटर प्रियोबंधु मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार, मोहम्मद एहतशाम उल हक, नेता टीएमसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और तहसीन पूनवाला, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मोहम्मद एहतशाम उल हक, आप ही से सवाल है, क्या हुआ? चुनाव तो लड़ते, मैदान में तो डट के खड़े रहते, फाल्टा तो आप ही का इलाका था, अभिषेक बनर्जी के प्यारे हैं सबसे, जहांगीर भाग क्यों गए? देखिए पिनाक जी, जहांगीर खान ने आज जो नाम वापस ले लिया, उन्होंने कहा, जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई है, कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फाल्ता के डेवलपमेंट के लिए, फाल्ता के विकास के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ विकास ज्यादा हो, हम चाहते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट हो, इसलिए मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि फाल्ता के डेवलपमेंट हो। इस वजह कर उन्होंने नाम वापस लिया। यही सूत्रों के हवाले से जहांगीर सूत्र खान नहीं, के ये तो द्वारा कहा, ये तो कहा सर, ये तो कहा, फेस सेविंग के लिए कहा जाता है ये सब। भाई अगर नाम वापस ले लेना था तो क्यों लड़ रहे थे चुनाव? शुरुआत से ले लेते, एंड तक आते आते पता चल गया कि लोगों का डर खौफ खत्म हो गया है, हारूंगा और बहुत बुरा हारूंगा, जनता पिछला हिसाब लेगी, इसीलिए भाग खड़े हुए। ये देखिए, ये तो खैर जो परिस्थिति अभी है हमारे पक्ष में नहीं है, ये तो स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। इस वजह कर हम समझते हैं जहांगीर खान ने नाम वापस ले लिया। जहां वो पुष्पा अपने आप को कहते थे और वो समझ लिए इतना जल्दी वो शिकस्त मान लिए, तो ये तो उनको अनुभव हो गया, उनको फीलिंग हो गया, उनको महसूस कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो इस वजह कर उन्होंने नाम सर, ऐसे लोगों को रणछोड़ दास बोलते हैं। इस पे कोई हमें ये नहीं है, गुरेज नहीं है, ये बात सही है। बीच मैदान में छोड़ के इस तरह से नहीं जाना चाहिए। हम समझते हैं इनका पार्टी जरूर इनसे हिसाब लेगी, किताब लेगी, इसलिए कि आप अचानक सडनली आप 4-6 घंटा पहले, आज देखिए 5 बजे प्रचार खत्म हो जा रहा, गेट में वो आकर करके कह रहे हैं 4 घंटा पहले कि हम चुनाव अपना नाम वापस ले रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं समझ लिए उनको हार और उनको डर था कि हम यहाँ जीत नहीं पाएंगे, और उसी का ये समझ लिए पिनाक जी, ये समझ लिए कि आज सामने अरे सर, जीत नहीं पाएंगे तो क्या मतलब? वो तो गढ़ था आपका, जीतेंगे नहीं तो क्या मैदान छोड़कर भाग जाएंगे? बड़ी अजीब सी बात है सौरभ सिकदर जी, मतलब आप लोगों ने अब वही ऐसा दबदबा कायम कर लिया आपने कि पुष्पा बेचारा झुक गया है, और वो मतलब ऐसी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है ना, इतनी गुडी गुडी बातें जहांगीर खान के मुंह से पहले कभी नहीं सुनी थी। वो तो धमकाते थे सीधा सीधा, और उनकी संगति में भाईपो डबल धमकाते थे। क्या कर दिया आपने चंद दिनों में बंगाल में? नहीं, कुछ नहीं, हमने खाली पुलिस का हाथ खोल दिया। जो पुलिस है, जो प्रशासन है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खाली बोला है कि पुलिस के काम पे कोई रुकावट नहीं होगा, पुलिस को इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाएगा। सलील बाबू यहाँ बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ अपने पुलिस के अधिकारी है, जो हजारों डिबेट में सलील जी बोलते आए हैं, नेशनल चैनल में, रीजनल चैनल में, इस बंगाल का पुलिस इतना एफिशिएंट है कि उसको अगर खाली उनका ड्यूटी करने से कोई नहीं रोके तो ना कोई जहांगीर होगा, ना कोई शाहजहां होगा, ना कोई यहाँ पे और कोई बड़े गुंडा सोना होगा, बाबू हैं, राजू हैं, लिस्ट बड़ी लंबी है ऐसे लोगों की सिकदर साहब। बिल्कुल। तो हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, उसके पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, उसने खाली आके बोला कि पुलिस का काम करेगा, पुलिस के काम पे कोई रुकावट नहीं डालेगा। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज एकदम स्पष्ट तरीके से सामने आ रहा है
कि क्या है कि ये गुंडा राज और दहशत की राजनीति करके तृणमूल कांग्रेस इतने दिन से राज चला रहे थे। कोई जन भित्ति अगर होता, अगर यही जहांगीर लोगों के काम करते, लोगों के पास रहते, लोगों के लिए भला करते, तो आज तो सीना ठोक के चुनाव के मैदान में होता कि भाई मैंने 5 साल लोगों के पास रहा है, मैं लोगों से क्यों भागू। अब जहांगीर का छोड़िए, जो इनका बॉस है अभिषेक बैनर्जी, जो 7 लाख वोटों से डायमंड हार्बर से जीता है, जब से रिजल्ट निकला है तब से एक कार्यकर्ता के पास जाके वो खड़ा नहीं हुआ। अरे पिछली बार तो जहांगीर जी का प्रचार कर रहे थे पूरा जोर शोर से, इस बार तो आ ही नहीं रहे हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, डायमंड हार्बर मेरा इलाका है, जीतोगे तुम। मैं पिनाक जी मैं बस 10 सेकंड लूंगा। देखिए 5 साल पीछे चला जाइए, यही 2 मई 2021 जब हमारे इतने कार्यकर्ता को जान गंवाना पड़ा, घर जला दिया गया, मारा पीटा, तब हमारे अभी का मुख्यमंत्री तभी का नेता थे हमारे शुभेंदु अधिकारी जी, वो रास्ते पे थे, कार्यकर्ता के पास थे। ये बोलता है लीडरशिप। इसीलिए आज वो बंगाल का मुख्यमंत्री है और ये घर में छुप के बैठा है। इसीलिए डरा तो नहीं दिया ना, जैसे टीएमसी डराती थी, आपने डरा तो नहीं दिया इतना ज्यादा जहांगीर बाबू को कि बेचारों ने कहा कि नहीं मैं सरेंडर कर देता हूं, है ना। नहीं तो जोश में तो उनकी कोई कमी नहीं थी, दबंगई में तो कोई कमी नहीं थी उनके। बहरहाल सर, इट इज सलिल भट्टाचार्य जी हमारे साथ इस वक्त, पूर्व एसपी बंगाल। मैं आपके पास आऊंगी, बंगाल पुलिस से जुड़े हुए हैं। सलिल जी, हम देख रहे हैं कि दबंग जेल जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है, और ये जहांगीर खान किस तरह से चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। उस इलाके में फाल्टा में कहा जाता था एक अलग फॉल्ट लाइन काम करती है पूरी की पूरी। जी जी, देखो वो कैसे लड़ेगा बोलिए, ही इज ए नोटोरियस क्रिमिनल। उसका खिलाफ में लॉट ऑफ केसेस है, क्रिमिनल केसेस है, वांटेड है। और सबसे बड़ा बात है, आप बोलिए एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का अंडर में कितना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ रहा है, 7 वहाँ अभिषेक बनर्जी द सिटिंग एमपी ऑफ तृणमूल कांग्रेस 7.5 लाख वोट में जीता है। दैट इज द रिकॉर्ड ऑफ द ऑल इंडिया लेवल इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, आई थिंक, आई बिलीव। देखिए वहाँ फॉर लास्ट 1 डिकेड वहाँ कोई चुनाव नहीं हो पाया, ना पंचायत, ना असेंबली, ना पार्लियामेंट। लोग को, जनता को, जो वोटर्स है, एट द पॉइंट ऑफ थ्रेट एंड ड्यूरेस वो लोग को वोट देने पड़ता है। आज तो सब गच लिया, वहाँ का आम जनता बोल रहा है, जो हम लोग वो महिला बोल के, महिला है, जो एडल्ट पीपल है, जो वोटर्स है, वो लोग तो गच रहे कि हम लोग इतना दिन वोट देने नहीं सका। हम लोग को जो बटन में दबाने बोलते हैं वही बटन हम लोग मजबूरन से दबाते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल, फॉल्टे इज एन एग्जाम्पल। ये जहांगीर तो अब देखिए, अजय पाल शर्मा एन IPS ऑफिसर, he was detailed there in the pre-elections dates, तो उनको चैलेंज किया था, ये जहांगीर चैलेंज किया था। उसको क्या औकात है बोलिए, वो डायरेक्टली चैलेंज किया था। उसका बाद देखिए पोल हुआ है, ये पोल में तो पब्लिक आपको वोटिंग राइट, अपना डेमोक्रेटिक राइट को एक्सरसाइज करने नहीं सका है। इसलिए the observer, the special observer, after a thorough investigation and inquiry throughout the night and day, assessed कि 30% of people could not exercise their right of vote. ठीक है सर, ये पूरा नेक्सस कैसे काम करता था और पुलिस इतना क्रिपल्ड कैसे हो गई? पुलिस इन दबंगों के आगे इतनी क्रिपल्ड कैसे हो गई? ये किस तरह से पूरा का पूरा पॉलिटिको क्रिमिनल पुलिस का एक नेक्सस बन गया कि पिछले 10 सालों में बंगाल में लगता ही नहीं था कोई लॉ एंड ऑर्डर है। ये 10-12 नाम थे, कभी छोटे कभी बड़े, गूंस के तौर पर, और वही अपनी एक पैरेलल सत्ता चला रहे थे। Because for last 10 years
देयर हैज बीन नो रूल ऑफ लॉ। बंगाल में रूलर्स लॉ जारी थे, रूलर्स जो बोलेगी वही होगा। रूलर्स का कहने पर कोई अगर आप कोई कंप्लेंट दिया है, कोई एलिगेशन दिया है, तो कोई अगर तृणमूल का आधिकारिक का खिलाफ में आप दिया है तो कंप्लेनेंट को लेके कार्रवाई शुरू कर देगी पुलिस इन मेनी केसेस। और जो पुलिस ऑफिसर्स लोग जो रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने चाहते थे वो लोग को भी कंपलसरी वेटिंग में पोस्ट कर देते हैं, को भी साइट पोस्टिंग में भेज देते हैं, को भी मेन पोस्टिंग से उसको दूर में रख देते हैं ताकि रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश ना हो पाए। ये तो बराबर देखा है। यहाँ का देखिए, अब तो आप फलता का सुन लिया, अभी तो ये अपने आप विथड्रॉ कर लिया क्योंकि आम जनता अभी इकट्ठा हो गया। बोल रहा है ये डे आफ्टर टुमारो जो रीपोल का डेट फिक्स हुआ है उसमें बोल रहा है हम लोग सब वोट देने के लिए तैयार हूँ। अब कहाँ देखिए, आप हॉस्पिटल में देखिए, आप हेल्थ सेगमेंट में देखिए, आप फूड सेगमेंट में देखिए, हर जगह में करप्शन एंड अर्लियर गवर्नमेंट आर पैरेलली रन करते थे। दे आर very much closed and friendly in establishing the rule of law। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ का बारे में कोई ये लोग का कोई चिंता बड़ी नहीं बात थी। आपने कही कि रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा था, वहां रूलर्स लॉ चल रहा था, यानी कि जिसकी सत्ता है वही अपना कानून चला रहा था और उसका कानून चलाने का काम पुलिस नहीं कर रही थी। देश के कानून के हिसाब से बंगाल नहीं चल रहा था, बल्कि जो गुंडों का था वो अपना कानून चला रहे थे। सलिल जी, आपके इतनी लंबी आपकी सर्विस रही है, कई दशकों की, आपका अपना अनुभव क्या कहता है? आपके पास कभी कोई ऐसा कोई गुंडा, कोई ऐसा दबंग का केस आया जहां पर आपको लगा कि उसको पूरी तरह से सेफगार्ड किया जा रहा है? आप मुझे भी दिलीप मंडल का एग्जाम्पल दे रहे थे। देखिए, दिलीप मंडल जो अभी सीटिंग एमएलए है, अभी सीटिंग एमएलए है, इस इलेक्शन में वो उसको जय मिला था। वो क्या अपना घर से आप सबको थ्रेट किया था डायरेक्टली विद डायर कॉन्सिक्वेंसेस। इसका बाद जब एफआईआर दर्ज हुआ ये भाग गया, ये भाग गया बिकॉज बेसिकली प्रायर टू द अर्लियर गवर्नमेंट ये बेसिकली ए राउडी एंड हुडलम्स थे। उसका बाद ए एमएलए इलेक्शन में एमएलए हुआ। दिस माइट बी हिज सेकंड टर्म ऑफ एमएलएशिप। उसका बाद अभी वो तो ही इज एब्सकॉन्डिंग, अभी एब्सकॉन्ड कर रहा है। उसका लड़का को 3 रोज पहले ये पुलिस, अभी नया गवर्नमेंट का पुलिस अभी पकड़ाया with one illegal firearms and other associates, अभी पकड़ा गया है। Arabul Islam, a earlier notorious goon under the shelter, under the political party of Trinamool Congress, being a president of a college, वो एक प्रोफेसर को, एक सर्विंग टीचर को एक तो पानी का जग छोड़ा था, मारा था। One of my officers at police station level was assaulted by him, and after that I was the zonal DSP that time. I arrested that Arabul Islam under this thing, मतलब बहुत रुकावट आए थे उसको अरेस्ट करने का बाद। आप दिलीप मंडल का बात बोला, इनका बात बोला। अब देखिए ना, आप अभी बेलडांगा में देखिए, बेलडा में जो श्रमिक, जो लेबर काम करने झारखंड गए थे, वहाँ जाके वो खुदकुशी किए थे कोई अपना पर्सनल ग्राउंड में। बेलडांगा में 30 आवर्स एट ए स्ट्रेच ये गवर्नमेंट, दिस थिंग रूलिंग गवर्नमेंट का पार्टी का, तृणमूल पार्टी का जितना क्रिमिनल्स है ये लोग रैम्पेज किया था 30 आवर्स एट स्टेज पुलिस एंड मेड द पुलिस पीपुल स्ट्रैंडेड, एक जगह में खड़ा थे, कोई एक्शन नहीं ले पाया। बाद में जब छानबीन हुआ, झारखंड से आके जब असली चीज निकला कि दैट पर्सन कमिटेड सुसाइड, आफ्टर दैट
police was not in action. Police was never in action because police also become a part of the police. I am not telling the entire police department is politicalized, but a part of the police, because police is the face of the government. अगर पुलिस ऐसा करेगी तो गवर्नमेंट तो मेलाइन होगा ही. गवर्नमेंट इज मेलाइन. नाउ पुलिस हैज रिजन टू द ओकेशन. अभी पुलिस कितना काम कर रहा है देखिए. अभी दिलीप मंडल का लड़का को अरेस्ट किया. अभी हर जगह में दिस न्यू गवर्नमेंट दे आर सेइंग दैट वी आर वेरी inclined to establish the rule of law in state of West Bengal. अभी तो देख रहे हैं हम लोग ये सब हो रहा है. अभी जो फलता का जो जहांगीर जो है, जहांगीर खान जो एक IPS ऑफिसर अजय पाल शर्मा को we put under duration threatening. अभी वो बोल रहा है आई एम withdrawing my candidature. अरे मुख से बोलने से क्या हो. अभी बोल रहा है जो हम चाहते हैं कि फलता का जितना जनता है इनका डेवलपमेंट हो, इनको कुछ सुविधा मिले, इन लोग का भलाई हो. अभी बड़ा वक्त बदला, सरकार बदली, जज्बात बदल गए, भाषा बदल गई, गुंडाई चली गई. अब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं लेकिन अच्छी बातों पे किसी को भरोसा नहीं. ये बात साफ है कि चुनाव छोड़ के भाग रहे हैं, हार के डर से सरेंडर किया है. तहसीन, आपने पूरी बात सुनी. सलिल भट्टाचार्य जी पूर्व SP रह चुके हैं बंगाल पुलिस के, दशकों का उनका टेन्योर है. मतलब सोचने पर मजबूर कर दिया कि पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा था. पुलिस कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी. एक अजीबोगरीब रूल चल रहा था वहां पे. उन्होंने कुछ इंसिडेंट्स भी बताए. थैंक यू फिनाज जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं. एंड सलील जी, आपके सर्विसेज के लिए देश को थैंक यू सो मच. मैं दो चीज कहना चाहता हूँ. जहांगीर अगर चुनाव नहीं लड़ रहे तो ये बात ऐसे एक बात एस्टेब्लिश होती है कि वो डर गए, उनको चुनाव नहीं लड़ना है. लेकिन इसी के साथ इलेक्शन कमीशन को इस चीज को इंश्योर करना होगा कि TMC के वर्कर्स वहां पे अरेस्ट ना हो. क्योंकि जो आरोप हम TMC पे लगाते थे, मैं खुद लगाता था कि जो चुनाव है वो बिना किसी कैंडिडेट के हो जाता है, कोई सामने ऑपोजिशन में आता ही नहीं है. तो वही चीज अब भाजपा में ना हो, ये चीज का अश्योरेंस इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए. दूसरी चीज, मैं सलील जी की बातों को सुन रहा था और क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है पब्लिक लाइफ में और मैं जानता हूँ बहुत ही बहादुर ऑफिसर है. ये बात ठीक है, आप सलील जी टीवी पर आकर दोष दे रहे एक पॉलिटिकल पार्टी को और उस वक्त की सरकार को और कह रहे सरकार गलत थी. पर सर, अगर आप पुलिस फोर्स में थे तो जो लोग इस तरह की गैर कानूनी हरकतें कर रहे थे या जो आदेश मान रहे थे जो गैर कानूनी है या संविधान के खिलाफ, वो तो आप ही के कलीग्स है. और अगर उस वक्त वो लोग उस सरकार की बात मान रहे थे और गलत काम कर रहे थे और आज भी वो IPS इस सरकार में है, तो इस बात की क्या गारंटी कि उस सरकार की बात नहीं करेंगे. सर ऑनेस्टली मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सर, लेकिन आपने सारा आरोप TMC पे डाला. मैं उस पर मैं ना TMC को बचाव में आऊंगा, मैं TMC को पसंद नहीं करता हूं. लेकिन जो आपके ऑफिसर्स थे, आपके कलीग्स थे जो इस तरह की हरकतें कर रहे थे, अगर वो लोग थे, आप उनका नाम लीजिए. वो लोग वर्तमान में सरकार में कितने IPS चले गए, कितने सर्विस कार्डर के ऑफिसर्स चले गए. तो ये चीज भी तो जरूरी है सर देखना आपकी तरफ से. आप उनका नाम लीजिए. आप बताइए कि इस फलाने ADG ने, इस फलाने IG ने मुझे ये आदेश दिया सरकार के इशारे पर, तब मैं भी मानूंगा कि ये गलत है और उस अफसर को वर्तमान सरकार हायर नहीं करेगी या अच्छी पोस्टिंग नहीं देगी या साइड पोस्टिंग देगी. सरकार पे डालना, TMC पे डालना, आज इनके खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं है भाजपा के खिलाफ. क्या ये लोकतंत्र की जीत है? मैं जहांगीर के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं. मैं मानता हूं जहांगीर एक नंबर का लफंगा है. पीना जी, मैंने आपके शो पे कहा था, जहांगीर जैसे लोग, शाहजहां शेख जैसे लोग, वो हुमायूं कबीर जैसे लोग, ये सारे लफंगे हैं. लेकिन पिनाज जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. वो लफंगा हुमायूं कबीर जो अभी विधायक है, बाबरी मस्जिद बनाना चाहता था, क्या भाजपा ने उसको क्यों अरेस्ट नहीं कर रही भाजपा? बाबरी मस्जिद का क्या लेना देना है वेस्ट बंगाल में? क्या है वहां पे बाबरी मस्जिद बनाना है? आप मस्जिद बनाइए, मस्जिद बनाने से कोई आपको रोक नहीं सकता. बाबरी मस्जिद क्यों बनाना है? उस लफंगे को क्यों अरेस्ट नहीं करती है? क्योंकि उसने भाजपा की मदद की है. तो ये जो पक्षपात है, ये नहीं होना चाहिए. ठीक है, पक्षपात नहीं होना चाहिए आप ये कह रहे हैं. ठीक है, सुशील घोष जी, एक सवाल सबके मन में बहुत नेचुरली आता है कि भाई पहले बंगाल पुलिस काम कर रही थी लेफ्ट के अधीन, फिर काम करना शुरू कर दिया TMC के अधीन और आज काम कर रही है BJP के अधीन. बंगाल की हालत नहीं बदलने वाली है. तहसीन कह रहे हैं कि भाई क्यों भरोसा करें. अब जहांगीर जैसा गुंडा अगर चुनाव छोड़ के भाग रहा है तो प्रेशर तो नहीं है कहीं उसके ऊपर, जो पहले काम वो किया करता था अब उसके साथ किया जा रहा है. जी, हमारा बंगाली में एक कहावत है
कि गरीबेर कथा बासी होले मिष्टी है। मतलब गरीब जो है ना, उसके बात अगर पुरानी होते हैं तभी मीठी होते हैं। आपको शायद याद है, आपके शो में ही मैंने रिजल्ट के 2-3 दिन बाद आए थे, तब मैं एक बात बोला था कि ये जो टीएमसी है इसके ऊपर डिस्कशन छोड़ दो, वो पॉलिटिकली इररिलेवेंट हो चुका है। तब टीएमसी का जो प्रवक्ता थे उन्होंने बहुत गाली दिया, आपने भी मुझे चुप कराया। तो आज शायद आप मुझे चुप नहीं कराएंगे और टीएमसी का प्रवक्ता भी मेरे बात पूरा सुनेंगे कि ये टीएमसी पॉलिटिकली इररिलेवेंट हो चुका है। हो सकता है उसका 80 एमएलए है, बट कितने दिन रहेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी ये जहांगीर यहाँ से भाग गया है, इलेक्शन नहीं लड़ सर, रहा कहाँ है, चले इसके दो जाएंगे? मतलब हो सकते हैं। एमएलए कहाँ चले जाएंगे? कौन उन्हें अपने पास बुला लेगा? उनका हृदय परिवर्तन हो अरे जाएगा कि वो दबाव तो डाला दूसरे जाएगा? रास्ता देख रहा है। हाँ। ममता बनर्जी जब मीटिंग बुला रही है, उनका एमएलए वहां पर पूरा तो नहीं जा रहा है। वो तो कांग्रेस के साथ टच में है। साउथ बंगाल का जो मुस्लिम एमएलए है वो आईएसएफ के साथ टच में है। बहुत सारे लोग घर बैठ गए हैं, विधानसभा में भी नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आ रहा है, वो बात के बाद है। बट ये टीएमसी पार्टी का नाम और निशान 3 महीना बाद नहीं रहेगा, ये मैं रिजल्ट के 2-3 दिन बाद ही बोल दिया था। अब देखिए, यहाँ पर जहांगीर भाग चुका है, इसका 2 रीजन हो सकता है। एक तो आप जो बोल रहे हैं, या तहसीन जी जो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे डर के माहौल बना दिया भाजपा ने कि तृणमूल यहाँ पर नहीं लड़ सकता है। अगर बात ऐसे है तो यहाँ पर सीपीएम भी लड़ रहे हैं। सीपीएम ओपनली बोल रहा है कि थैंक यू भाजपा गवर्नमेंट, आप लोग आए, यहाँ पर लोकतंत्र का प्रतिष्ठा हुआ, इसलिए हम लोग चुनाव प्रचार में आ रहे हैं 10 साल बाद। ममता बनर्जी की गवर्नमेंट थे तो तब हम लोग ये नहीं कर सकते थे। हालांकि टीएमसी और सीपीएम इंडिया अलायंस में है, और सीपीएम का और भाजपा का आप नीति आदर्श देख लीजिए तो एक दूसरे को 180 डिग्री से डिफर करते हैं। तो वहां पर अगर सीपीएम ये बात बोलता है तो डर के माहौल का जो क्वेश्चन आते हैं वो बात तो सामने नहीं आता है। तो आते हैं क्या, जहांगीर डर गए क्या? क्यों डर गए? अरे क्यों नहीं डरेंगे भाई, यहाँ पर चुनाव चल रहा है। उनके सबसे बड़े जो नेत्री है ममता बनर्जी, कितने दिन फलता में प्रचार के लिए आए हैं। उनके सबसे बड़ा नेता अभिषेक बनर्जी, जो बातों बातों में हुंकार देते थे, हुमकी देते थे कि भाई 4 तारीख के बाद डीजे बजाऊंगा, दिल्ली का कौन सा बाप आके तू लोगों को बचा लेता है हम देखेंगे। वो अभिषेक बनर्जी क्यों एक बार भी फलता में नहीं गया? ये फलता तो अभिषेक बनर्जी का जो एमपी एरिया है उसके अंदर ही आता है। इस विधानसभा अकेले उसको 1 लाख से ज्यादा वोट से लीड दिया था। तो जब अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी वहां पर आने के लिए डर रहे हैं, तो इसके मतलब रोष जो है, आक्रोश जो है, वो जनता के है। और ये जहांगीर सबसे अच्छा जानते हैं, क्योंकि जनता के ऊपर जितना अत्याचार ये जहांगीर जैसे गुंडों से ममता अभिषेक ने किया इतने दिन, और अभी मौका आया, जनता उनको जवाब देंगे, इसलिए जहांगीर मैदान छोड़ के भाग रहा है। ये नहीं है कि लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र प्रतिष्ठा करने का जो लड़ाई हम 15 साल से लड़ रहे थे, वही लड़ाई फाइनली सक्सेसफुल हुआ, और इसलिए लोकतंत्र आ गया। तो ठीक है भाई, आपके जहांगीर काम ही जैसे ऐसे गुंडे, थे। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ, यहाँ पे हमारे साथ टीएमसी के नेता भी खान साहब मौजूद हैं। सर, आपके काम ही ऐसे थे एहतशाम उल हक साहब के, अब आपको डर के दुबक के घर में बैठना पड़ रहा है, क्योंकि जनता का डर आपसे खत्म हो चुका है, आपके गुंडों की पावर खत्म हो चुकी है, या तो वो जेल के अंदर है या फिर भागते फिर रहे हैं। और इसीलिए हालात ये हैं कि जहांगीर जैसे गुंडे को भी चुनाव में उसने कह दिया लड़ूंगा नहीं। और अभिषेक बनर्जी उन्हीं के संसदीय क्षेत्र की विधानसभा है, प्रचार के लिए नहीं आ रहे हैं। ममता बनर्जी नजर नहीं आ रही है, ट्वीट खेल रही है। वो तो सड़क की राजनीति करती थी ना, तो डर गए हैं आप लोग। देखिए, कहीं ना कहीं समझ लीजिए, जिस हिसाब से 4 तारीख को जो रिजल्ट निकला पिनाक जी, तो वो हमारे फेवर में नहीं था, और जनता ने जनादेश समझ लिए काफी दिनों के बाद में भारतीय जनता पार्टी को चुना है। तो जाहिर है कि जिस टाइम जहांगीर भाई जो जिस हिसाब से वो विड्रॉ किए हैं अपनी विधानसभा को, उनके पीछे में कोई नहीं है, ये तो बात सच है। और तो क्यों नहीं है, यही तो पूछ रहे हैं सर, क्यों नहीं है? दीदी तो सड़क की राजनीति करने वाली फाइटर नेता के तौर पर उनका सम्मान और इज्जत है ना, उन्हें क्या डर है भाई? चलिए, जो अगर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने धांधली की है, चुनाव के अंदर गड़बड़ किया है, इलेक्शन कमीशन ने भी गलत किया है, तो फिर जनता से क्या डरना? जनता के बीच आए, जनता थोड़ी उन्हें हूट करेगी, वो तो उनका स्वागत करेगी। नहीं, जहांगीर खान ने साफ लफ्जों में कहा कि जनता के भलाई के लिए हम यहाँ पर से हम अपना नाम वापस ले रहे हैं, और शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने कहा कि वो इस सुन लिया इलाके मैंने सर। फालता मैं कह को रही हम हूँ कि ममता स्पेशल बनर्जी समझिए, जनता के बीच में क्यों नहीं आई? अभिषेक बनर्जी जनता के बीच में प्रचार करने क्यों नहीं आए? हार जाते चुनाव, कोई बात नहीं, तब भी एक सार्थक भूमिका निभा सकते थे, प्रचार करने तो आते ना। अब तो ऐसा लग रहा है आप डर के मारे घर में दुबक के बैठ गए हैं। जनता से ही डर लग रहा है आपको, जनता के बीच में जाने से डर लग रहा है कि बहुत दबा के सरप्रेस करके रखा था। अब अगर सड़क में निकलेंगे तो हूटिंग होगी, जनता आलोचना करेगी, जनता मुर्दाबाद के नारे लगाएगी। क्या ऐसा डर है क्या? देखिए,
जनता लोकतंत्र में समझिए जनादेश देती है और जनता ही जनार्दन होती है और जनता सर्वोपरि है। विनाश जी ये बात आप मान रहे हैं? दीदी ने तो मानी नहीं, उन्होंने तो इस्तीफा भी नहीं दिया, उन्होंने कहा मैं तो हारी नहीं। सारे लोग लोकतंत्र में जनता जनादेश देती है और जनता इस बार जिस हिसाब से जनादेश भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किए, हमें समझ लिए विपक्ष में बैठाया है, तो मैं जनता के इस फैसले का स्वागत करता हूं। और देखिए कहीं न कहीं कुछ हमारे बीच में कमी रही है, इस वजह कर हमारी जनता जो है हमें समझ लिए कि इस बार हमें मौका नहीं दिया और हमें मौका मतलब हमें विपक्ष में बैठाया है। जरूर कुछ न कुछ हमारी गलतियां, हमारी खामियां हैं, उस पर हम समझ लिए। चलिए अच्छा लगा सुन के कि आपने अपनी गलती और खामी तो मानी। दीदी तो इस्तीफा भी नहीं दे रही है, कह रही चुनाव तो हारी नहीं हूं। हमारे साथ बीजेपी के विधायक और वरिष्ठ नेता सौरभ सिकदर साहब लगातार जुड़े हैं। सौरभ साहब, एक बात निकल कर आई है इस पूरे डिस्कशन में कि ठीक है जनता ने आपको प्यार दिया, सराखों पर बैठाया है, लेकिन लोकतंत्र में अगर विपक्ष चुनाव लड़ने ही ना आए तो ऐसी जीत किस काम की? ये तो अच्छा नहीं है ना लोकतंत्र के लिए। कहीं आप वही काम तो और वही गलती तो नहीं दोहरा रहे जो टीएमसी ने की थी, जो लेफ्ट ने की थी? सवाल ही नहीं है। सुनिए, हमारे मुख्यमंत्री जी शुरू के दिन से बोला और हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी भी बोला कि एक भी टीएमसी कार्यकर्ता के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाएगा। मैं अपना क्षेत्र में कम से कम 10 ऐसे पार्टी ऑफिस खुलवा के आया हूँ और वापस करके आया हूँ जिसका था उनको। तो अभी क्या है, हम चाहते हैं विरोधी आए। शुभेंदु जी ने ही बयान दिया था जो हमारे साथ हम उनके साथ, सबका साथ सबका विकास नहीं। फिर वो भी भवानीपुर में एक पर्टिकुलर वार्ड नंबर है, उसमें कह रहे मैं वहां दफ्तर ही नहीं खोलूंगा, वोट ही नहीं मिला था। तो फिर थोड़ा डाउट होने लगता है ना सर, सबका मुख्यमंत्री। देखिए जो हमारे साथ मतलब जो सरकार के साथ, जो हमारे विकास के साथ, जो कानून के साथ, हमारे साथ मतलब पर्सनली किसी के साथ या किसी के खिलाफ नहीं है। जो इस देश का कानून मानेगा वो हमारे साथ है। जो इस देश का, इस राज्य का कानून नहीं मानेगा हम उसके साथ नहीं है और ना ही उसको वो कानून तोड़ने देंगे, नहीं अपना मनमानी चलाते देंगे। इतने दिन पश्चिम बंगाल में एक दूसरा कानून चलता था। एक संप्रदाय का जो लोग है उसको हेलमेट पहनने का जरूरत नहीं था। क्यों भाई? ट्रैफिक आइन का आपके लिए अलग था क्या इतने दिन? तो इसीलिए उसको भी हेलमेट पहनना पड़ेगा। जो नहीं पहन रहे उसका चालान हो रहा है, उसका फाइन हो रहा है। वैसे जो है वो जो नियम है वो सबके लिए, वो जैसे मेरे लिए भी बलवत होता है बाकी सबके लिए भी होता है। ठीक है, जो कानून है बंगाल पुलिस का जो सिस्टम कोलैप्स हो गया था वो भी क्या रिवाइव होगा? सलिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलिल सर, मैं आपको जरा एक डेटा जो आज शुभेंदु अधिकारी ने अपने भाषण में बोला, कुछ लोगों का जिक्र किया, उन्होंने जो दबंग हैं किस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभिषेक बनर्जी को भी जो नोटिस गया है, किस तरह से पूरा नेक्सस। मैं अपनी टीम से कहूंगी जरा वो ग्राफिक्स हमारी स्क्रीन पर दिखाएं जिसमें हमने पूरा बताया है कि किस तरह से 4 बड़े नाम उन्होंने सीधे सीधे लिए, जिसमें अभिषेक बनर्जी का भी नाम लिया है। तो हम अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर देखिए बंगाल में भ्रष्टाचार के निशाने पर ये 4 नाम साफ तौर पर कहे गए। अभिषेक बनर्जी, 24 प्रॉपर्टीज को नोटिस गया। सोना पप्पू किस तरह से कुख्यात है पूरा का पूरा उसका नेक्सस। राजू नस्कर और जावेद खान का बेटा। आप देखिए कि किस तरह से वहां पर 90 प्रॉपर्टी, 18 प्रॉपर्टी, और ये तो सिर्फ वो है जो सामने दिख रही हैं। वहां पर कट मनी, टोलेबाजी, अगर आप अपना मकान बनवा रहे हैं तो हावड़ा के अंदर कई लोग अपनी आप बीती सुना रहे हैं कि किस तरह से पैसे वहां के लोकल एमएलए को, टीएमसी के एमएलए को देने पड़ते थे और उसके बाद भी आके उनका मकान जो है वो ध्वस्त कर दिया जाता था क्योंकि एमएलए पैसे अपने पास रख लेता था, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों तक नहीं पहुंचाता। तो ऐसे कई हैरान करने वाले और बयान सामने आ रहे हैं। सलिल जी, आपका अनुभव क्या कहता है? नाम एक दो नहीं है, बहुत सारे नाम हैं। ये तो कुछ नाम शुभेंदु अधिकारी ने अपने भाषण में लिए, तो हमने इसलिए यहाँ पे जिक्र कर दिया। एक लंबा चौड़ा नाम है। आपका अनुभव क्या कहता है? ये लोग कैसे काम करते थे? कहाँ कहाँ इनका नेक्सस चलता था? कैसे ये लोग पैरेलल एक सिस्टम चला रहे थे? लोग पुलिस से नहीं डरते थे लेकिन सोना पप्पू से डरते थे, जहांगीर से डरते थे। देखिए, हाँ देखिए, ये जो सोना पप्पू का नाम आपने बताया, वो इतना इनफेमस था फॉर हिज नोटोरिटी कि उसको हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला था। ये कस्बा का रहने वाला है, तो हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला, बार है, that the order was that he cannot enter into कस्बा jurisdiction। आज देखिए, अभी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर वो ऐलान कर दिया
जे इनका 24 प्रॉपर्टीज है। देखिए इसको कोई ऑस्टेंसिबल मीन्स ऑफ अर्निंग नहीं है। ये फॉर एक कांड घटाने का बाद एक तो बॉम्बिंग या फायरिंग घटना के बाद जब पुलिस उसको छानबीन किया था, ही फ्लेड अवे फॉर लास्ट 3 months। उसका बाद इसका बहुत सारी प्रॉपर्टी का ईडी हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, लोकल पुलिस ऑल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन। ये सोना पप्पू ये भाग गए थे। ये 24 प्रॉपर्टीज का मालिक है, ओनर है। कैसे हो सकता है बताइए आप? ये कैसे अभी आज काल वो ईडी में गए थे एंड उसका खिलाफ में लुकआउट नोटिस भी इशू कर दिए थे ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का तरफ से। तो अभी देखिए ही इज इन कस्टडी। अभी जब कोर्ट में भेजा है, आम जनता चोर चोर बोल रहा है। अभी देखिए रहा सवाल आपको बाबरी मस्जिद वाला, कोई आपको प्रवक्ता बोल रहे थे बाबरी मस्जिद कब चालू हुए थे बताइए? हुमायूं कबीर कब चालू हुए थे? ये चालू हुए थे टीएमसी गवर्नमेंट का टाइम में, तब इलेक्शन नहीं स्टार्ट हुआ। मेरे ख्याल से एमसीसी भी लागू नहीं हुई थी दैट टाइम। नहीं तो वही तो तहसीन पूछ रहे हैं कि अभी क्यों नहीं बंद कर देती? बंगाल पुलिस अगर एक्शन में है तो एक आदमी जो गलत काम कर रहा है, देश के गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि बाबरी नहीं बनने देंगे, तो अभी क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेती? अब तो आप कह रहे हैं ना कि फ्री एंड फेयर हैंड है पुलिस को। तहसीन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सलील जी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सलील जी मैं अपनी बात रख दूं? सलील जी मैं अपनी बात रख दूं? सलील जी मैं आपकी बात रख देता हूँ। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर, लेकिन प्लीज डोंट बी अ ब्यूरोक्रेट ऑन दिस शो। इस शो पे आप ब्यूरोक्रेट मत बनिए सर। मैंने जो कहा बहुत स्पष्ट कहा, एक छिचोरा व्यक्ति हुमायूं कबीर वो बाबरी मस्जिद बनाने की हिम्मत करता है जिसका कोई लेना देना नहीं वेस्ट बंगाल की पाक धरती से। अब सरकार बदल गई है, आपके हिसाब से अब सरकार मजबूत सरकार है, तो इस व्यक्ति को आप अरेस्ट क्यों नहीं करते? उस कंस्ट्रक्शन को क्यों नहीं रोकते? ये इसीलिए क्योंकि हुमायूं कबीर ने भाजपा की मदद की पोलराइजेशन करते। आप इस सच्चाई को मानिए सर। दूसरी चीज, सिस्टम अगर फ्री एंड फेयर कैसे होगा? क्या केवल मुख्यमंत्री सिस्टम को फ्री एंड फेयर करता कि वहां पर आप जैसे बहादुर अफसर करते? अगर वही अफसर जो लेफ्ट में थे, फिर टीएमसी में, चलो लेफ्ट में तो कम अफसर हो गए, बहुत जूनियर हो गए, टीएमसी में थे, आज वही अफसर है भाजपा में, तो क्या वो फ्री एंड फेयर अफसर है सर? आई एम आस्किंग यू टू कॉल आउट एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग। आप सर इस शो पे केवल सिलेक्टिव रॉन्ग कॉल आउट कर रहे हैं। मैं आपका बहुत आदर करता हूं, अपने देश की सेवा की है, बट बी फेयर सर। ठीक है सर, मैं आपसे आपके कुछ अनुभव भी आप जवाब दीजिएगा। मैं आपसे कुछ अनुभव भी जानना चाहती हूँ। बीरभूम का एक अनुव्रत मंडल का केस्तो मॉडल, सर एक केस्तो मॉडल का हम पढ़ रहे थे, बीरभूम का अनुव्रत मंडल का केस्तो मॉडल है। किस तरह से वहां पर एक पूरा का पूरा बमबाजी चलती थी, वहां पर एक गुड़ बांटो बम मारो जैसे बयान दिए जाते थे और सब कुछ खुले में होता था, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। ऐसे कई नाम है, मतलब ये एक नाम नहीं है, कई नाम ऐसे मौजूद हैं। तो पुलिस के होते हुए ये कैसे पैरेलल खड़े होते चले गए? देखिए वही तो बोल रहा है। देखिए अभी दिस गवर्नमेंट हैज टेकन ओवर, आई बिलीव इट हैज नॉट 15 days इलैप्स्ड। तो देखिए ये तो गवर्नमेंट तो काम करने का थोड़ा टाइम तो चाहिए, साथ साथ इतना 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 क्विक अगर करेगी तो गलती तो होगा ही। अभी लेट दिस गवर्नमेंट बी गिवन ए टाइम, अभी टाइम मिलेगा। अभी देखिए ये बीरभूम वाला भी बोलिए, अनुव्रत मंडल वाला भी बोलिए, और रहा सवाल हुमायूं कबीर भी बोलिए, everybody's position will be fixed up by this new government. थोड़ा हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आप बता सकेंगे लोग कैसे काम करते थे? सर मैं यही समझना चाह रही हूँ, क्योंकि हम लोग जब दिल्ली में बैठे होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, आप उत्तर प्रदेश में बैठे होते हैं, सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये हमारे को भी अजीब लगता है सुनने में कि कैसे कोलकाता शहर के अंदर, अगर हम बात करें बीरभूम के अंदर, 24 परगना के अंदर, आप कहीं भी चले जाइए, संदेश खाली बहुत दूर नहीं है ये सब जगह कोलकाता से, एकदम कैपिटल से, तो वहां से इतने आसपास की जगह पर एक एग्जांपल दे रहे हैं, बताइए, एग्जांपल से समझाइए जी। एक एग्जांपल दे, जैसा रहा सवाल अनुव्रत मंडल, ये ना कोई मिनिस्टर थे कभी,
ना कोई एमएलए थे, लेकिन वो जो इम्पर्टिनेंस उसका जो क्रियाक्रम थे, आप देखिए वो एक सर्विंग ऑफिसर इंचार्ज को जैसा थ्रेट किया, उनका माँ बहन उठा के जितना गाली दिया रात में फ़ोन करने के बाद, उसका बावजूद भी वो ऑफिसर ट्रांसफ़र हो गया। वो ऑफिसर का खिलाफ में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इंक्वायरी स्टार्ट हो गया, लेकिन अनुब्रत मंडल का खिलाफ में कोई कुछ नहीं हुआ था। एक्ट ऑफ इनफॉर्मल केस स्टार्ट हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। और उसका बाद ना वो कोई कस्टडी में गए, ना उसको इंटरोगेट हुआ, ना केस वाज इन्वेस्टिगेटेड। टोटल मेलाफाइड एक्शन। किस लिए बोलिए? वहाँ तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बीरभूम थे, वहाँ एडिशनल एसपी थे, डीएसपी थे, कोई नोबडी हैज टेकन एनी एक्शन। सो इसमें ही तो समझ जाएंगे कि देयर वाज नो रूल ऑफ लॉ, नो रूल ऑफ लॉ इन द रेजिम ऑफ आर अर्लियर गवर्नमेंट, तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट। और हुमायूं कबीर का बारे में जो बाबरी मस्जिद, वो बंद है, वो काम नहीं होगी, बाबरी मस्जिद बनेगी नहीं। ये मैं आपको बोल रहा है, अगर ये बाबरी मस्जिद कंटिन्यू होगी, बनेगी, तो फिर मैं बहुत आभारी होंगे कि मैं आपको एक बार बोलने का चांस मिलेंगे। तो जो बात मैंने बोला था, आई एम विथड्रॉइंग एंड आई एम अपोलोजाइज। I am telling it in front of all the people attending your channel. सलिल जी, कि आमतौर अगर पर ऐसा पुलिस होगा, पर ये आरोप लगते हैं कि भाई वो लोग दुकानदारों से वसूली करते हैं, रोड पटरी पे जो लोग होते हैं उनसे वसूली करते हैं, किसी का मकान बन रहा होता है तो वहां पर निगम के अधिकारी या फिर लोग आते हैं वसूली करने के लिए। लेकिन टीएमसी गवर्नमेंट में एक सिंडिकेट राज का नाम सुनते थे हम, कट मनी, टोला सिस्टम, और ये सब पुलिस नहीं कर रही होती थी। इसके बारे में आप कुछ अपना अनुभव साझा कर पाएंगे? ये कैसे काम करता था, कहाँ काम करता था, किसके लिए काम करता था? सिंडिकेट एंड एक्सटॉर्शन, ये एक अलग का साथ एक जुक्त है, समझे। और बिना कोई दिस थिंग रूलिंग पार्टी का अधिकारी का छोड़ के और पुलिस का मदद, अगर सैलिएंट सपोर्ट बिना, पुलिस का औकात क्या है? कैसे रोकेगी? समझ नहीं रहा, रोकेगी कैसे? क्योंकि जो कर रहा है, लीड कर रहा है, ही इज रनिंग द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब तो दैट ऑफिसर विल बी फिक्स्ड अप एंड ही कैनॉट स्टे देयर। तो रहने दीजिए, स्टे रहना या नहीं रहना है हम लोग का ट्रांसफरेबल जॉब है, नो इशू। बट पेनल एक्शन हर पुलिस अधिकारी डरते हैं, जो कोई नहीं चाहता है कि मैं साउथ बंगाल में, मैं कलकत्ता में काम करते हैं, मेरे को नॉर्थ बंगाल पोस्टिंग कर देते हैं। अब आप आश्चर्य हो जाएंगे, पहले हम लोग देखे थे कलकत्ता पुलिस वाज नेवर पोस्टेड आउट टू Bengal police jurisdiction, but this Trinamool government has made several examples that because of action taken against the ruling government people, they are shifted, they are posted out to Bengal jurisdiction only on the ground administrative exigency. It cannot happen, never happened in Calcutta police earlier in our 35 years of service we have seen. लेकिन इस तृणमूल गवर्नमेंट का कल्चर है, and they have done it, and you will be astonished to know there are so many officers. The earlier government का regime में there are so many officers working in Kolkata police, they are Calcutta police people. They are posted out to West Bengal police jurisdiction. सर, आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया? Still working. आपने पर्सनली कभी ऐसा कुछ फेस किया कि आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई हो, आपको प्रेशराइज किया गया हो? हाँ जी, तहसीन, क्या बोलना चाहते हैं आप? पीना जी, मैं मुझे निकलना है, लेकिन मैं ऑनेस्टली आश्चर्यचकित हूं सलील जी की बातें सुनकर। मैं आज महाराष्ट्र में हूँ, कभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में कभी ऐसे हो सकता है पीना जी कि मुंबई पुलिस महाराष्ट्र में कहीं और
पोस्ट ना हो या पुणे पुलिस कहीं और पोस्ट ना हो। देखिए ये जो बातें सलील सर कर रहे हैं, मुझे मतलब मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। आप वेस्ट बंगाल पुलिस के नीचे आते, अगर वही अफसर कोलकाता में कंटिन्यू करेंगे तो फिर कितना करप्शन बढ़ेगा। पोस्टिंग इज इसेंशियल टू पुलिस सर्विस। दूसरी चीज साहब, आप कह रहे कि अरे पुलिस की क्या औकात है, पुलिस की क्या हैसियत है, चलो आपकी बात मान ली सर, यहाँ के शब्द को मैं दोहरा रहा हूं इस शो के अंदर। तो जिन पुलिस की, जिन बड़े अधिकारियों की, जिन आईपीएस अफसरों की जो अपने कंधे पर अशोक स्तंभ लगाते, उनकी आपके लैंग्वेज में कोई औकात नहीं, तो इस वर्तमान सरकार के नीचे भी झुकेंगे। सर मैंने और मैं पिनाक जी के लिए बोल सकता हूँ, ऐसे अफसर देखे जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को मना कर दिया है। हमने किरण बेदी को देखिए, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, जिन्होंने प्रधानमंत्री को टेक ऑन किया था। सर आप क्या बात कर रहे हैं? सुशील जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे और फिर सलील जी आपसे क्लोजिंग रिमार्क जल्दी से। सुशील जी, आपको शायद बंगाल पुलिस और कैसे ममता बनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन चलाती थी कोई आइडिया नहीं है। आप आ जाइए, आपको पूरा दिखा देता हूँ। एक एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाएंगे। राजीव कुमार का नाम आपने सुना है? जो राजीव कुमार जिसको सीबीआई ढूंढ रहे थे अरेस्ट करने के लिए, उस राजीव कुमार को जल्दबाजी से, मतलब उसका कुछ टर्म्स कंडीशन नहीं था, फिर भी उसको राज्य पुलिस का डीजीपी बना गया। और जिस दिन वो रिटायरमेंट हो जाता है उसके तुरंत बाद ही उसको राज्यसभा का एमपी बना दिया जाता है। इस राजीव कुमार के ऊपर आरोप है जो सारदा केलेंकारी हुआ था, उसका सारे जो एविडेंस है उसको मिटा के ममता बनर्जी और उसको पूरा टीएमसी गुंडा को बचाने के लिए, यही है यहाँ का पुलिस का सिस्टम। इसके अगेंस्ट कोई भी एक भी बात खोले ना तो उसको क्या क्या हाल होगा आपको समझ में नहीं आएगा। वो उसको दार्जिलिंग पोस्टिंग होगा और उसके बाद उसको गुंडे के साथ एनकाउंटर किया दिया जाएगा। ऐसे एग्जांपल हुआ है वेस्ट बंगाल में। सलील जी, प्लीज, आप कुछ कहना चाहते हैं कि इस तरह के एनकाउंटर के न सिर्फ ट्रांसफर बल्कि डराना, धमकाना, गुंडों से थ्रेट करवाना, एनकाउंटर तक की नौबत आ जाना? देखिए आपको जो बोले थे, आई क्वाइट एग्री अर्लियर, जो बोले थे, जो केपी लिखे हुए थे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का बारे में बोल रहा है। जो लोग इन आईपीएस है, जो लोग यूपीएससी क्लियर करके आरआर कैडर में होता है या नॉमिनेटेड आईपीएस होता है, वो लोग जहां भी हो जा सकता है। लेकिन फ्रॉम द रैंक ऑफ कोलकाता पुलिस ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर्स, they cannot be posted out of Kolkata police. They cannot be. There is no rule. It is contrary to the rules and regulations of Kolkata police. ये कर नहीं सकता, लेकिन एक तो ऑर्डर करता है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसी। ठीक है सलील जी, तो यहाँ पर किस तरह से पुलिस को भी उस पर दबाव बनाया गया, किस तरह से प्रेशराइज किया गया, तहसीन आपका, सुशील घोष जी आपका और सलील जी आपका अपने अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।